फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। पहले दो लेक्चर्स में अपन ने देखा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन उसके बाद देखे थे उसके स्पेसिमेंट्स कि वो कैसे बनते हैं। देन उसके बाद अपन ने देखा था दोनों के डिफरेंसेस। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन देख चुके थे। फिर पिछले लेक्चर में अपन ने जर्नल एंट्रीज देखे थे सारे, इन द बुक्स ऑफ डेटर्स एंड इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, सारे बेसिक्स जर्नल एंट्रीज अपने हो चुके थे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे जैसे ड्यू डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, देन ग्रेस डेज, बिल एट साइड, बिल आफ्टर डेट, वो सब अपन देख चुके थे। आई होप आप सब रिवाइज करके आए होंगे ताकि अभी इल्यूस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है। मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी आपको साथ में रखने बोला था ये लेक्चर के वक्त। देन इल्यूस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले, आई होप आप सब रिवाइज करके आए होंगे ताकि आपको इल्यूस्ट्रेशन फास्ट समझ में आ जाए। ठीक है, now let's start with the illustration 1 of your institute's material, that is module. Come to the page number 6.9. okay, 6.9 पे आपका illustration first है, right? सब लोग है आगे वहाँ पे? yes, illustration 1, page number 6.9. Start. Vijay sold goods to Preetham on 1st September 2016 for rupees 1,06,000. Okay. Preetham immediately accepted 3 months bill. On due date, Preetham requested that the bill be renewed for a fresh period of 2 months. Okay. पहले 3 महीने के लिए बिल बना, देन 2 मंथ्स के लिए फिर से रिन्यूअल हुआ है उसका। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन 9% वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। 9% का इंटरेस्ट इमीडिएटली पेमेंट होना है। रिन्यूअल ऑफ बिल का अपन ने कंसेप्ट देखा था। अगर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्रेडिटर के पास डेटर के पास डेट्स क्लियर करने के लिए फंड्स नहीं है सफिशिएंट, देन he can go for a renewal of a bill. So to this Preetham was agreeable. किसके लिए? interest payment at the rate of 9%. Then the second bill was met on due date. Give journal entries in the books of Vijay and Preetham. ठीक है, सबसे पहले क्या ट्रांजेक्शन हुआ? विजय ने प्रीतम को गुड्स सोल्ड किए, उन्होंने 3 महीने का सबसे पहले ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, पर at the time of maturity of first bill, Preetham unable to pay the dues, so Preetham requested Vijay to renew the bill for 2 months with the interest of 9%, but interest should be paid immediately at the time of renewal of bill. Okay, now we have to make a journal entries in the books of both Vijay and Preetham. Let's start with the journal entries in the books of Vijay. कौन है विजय अपने केस में? जो अपना ए और बी का एग्जाम्पल था, ए ने गुड सेल किए थे बी को, दैट मीन्स ए इज द क्रेडिटर। सो इन दिस केस विजय ने गुड सेल किए हैं प्रीतम को, दैट मीन्स विजय इज द क्रेडिटर इन दिस एग्जाम्पल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, illustration 1. ठीक है, now in the books of Mr. Vijay, ठीक है,
पहले सारे विजय के बुक्स में कर लेंगे, देन वी विल गो फॉर द प्रीतम्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, कम ऑन, साथ में लिखते चलो. ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या हुआ था. 1 सितंबर 2016 को विजय ने गुड्स सेल किए थे प्रीतम को, राइट. देन आई थिंक वी शुड मेक अ फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्रीज, नॉट लाइक दिस. बड़ा ही फॉर्मेट बना लेंगे. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विजय. ठीक है, डेट, particulars, then credit amount and debit amount. Rupees, credit, rupees. ठीक है, आप भी फॉर्मेट बना लीजिए अपनी बुक में. जर्नल एंट्रीज स्टार्ट. 1 सितंबर 2016 को विजय ने गुड्स सेल किए थे प्रीतम को. तो क्या एंट्री आएगा. प्रीतम अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज ही इज विजय's डेटर. प्रीतम्स अकाउंट डेबिट to sales account, right. 1,06,000. ठीक है, being sale of goods. मैं स्लो ही जा रही हूँ तो मेरे साथ ही लिखते चलिए. अगर इनकेस आप पीछे रह जाते हो तो फिर पॉज करके कवर कर लेना. ठीक है, नाउ सेकेंड, दे इमीडिएटली इशू द बिल ऑफ एक्सचेंज. दैट मीन्स विजय हैज issued an order to pay the amount after 3 months to the Preetham. So in the same date he issue bill receivable for Vijay. It is bill receivable, so bill receivable account debit for the same amount 1,06,000 to Preetham's account, right. प्रीतम को नील कर दिया और बिल रिसीवेबल नाम की असेट विजय के बुक्स में आ गई. being bill issued. ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री. नाउ वो क्या बोल रहे हैं, ये being issued for 3 months. You can write here in the narration for 3 months. Now कब आता है इसका मैच्योरिटी डेट. 3 months है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके, तो प्लस 3 ग्रेस डेज, मतलब 1 दिसंबर को इसका ड्यू डेट रहेगा, प्लस 3 डेज मतलब 4 दिसंबर को इसका मैच्योरिटी डेट आएगा. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी प्रीतम रिक्वेस्ट विजय टू कैंसिल द ओरिजिनल बिल एंड रिन्यू इट फॉर फर्दर 2 months, राइट. देन एट दैट टाइम, that means at 4th of December 2016, that first original bill receivable becomes cancelled due to renewal of bill. So what should be the entry. और इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि विजय ने एंडोर्स किया है या डिस्काउंटिंग करवा लिया, तो अपना नॉर्मल एंट्री रहेगा. सो ऑन 4th December
पहले तो जो ओरिजिनल बिल रिसीवेबल था वो कैंसिल होगा, तो वो कैंसिलेशन की कैंसिल होना ही मतलब क्या होता है, डिसऑनर होना, राइट। तो वो डिसऑनर की एंट्री रहेगी। प्रीतम फिर से डेटर बन जाएगा। प्रीतम अकाउंट डेबिट 1,06,000 टू बिल्स रिसीवेबल। पहला वाला बिल कैंसिल हो चुका है, उसको रिनीव करना है तो पहला वाला कैंसिल करना पड़ता है और नया बिल इशू करना पड़ता है, राइट। तो बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि क्या टर्म पे रिन्यूअल एक्सेप्ट हुआ है, कि 9% इंटरेस्ट वो इमीडिएटली पे करेगा। मैंने आपको बताया था जब भी बिल रिन्यू होगा तो उसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, बट इंटरेस्ट पेमेंट किस पीरियड के लिए होता है, फ्रॉम द टर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल बिल टिल द ड्यू डेट ऑफ एक्सटेंडेड बिल। मतलब जो रिन्यूअल पीरियड है, रिन्यूअल पीरियड कितना है ये केस में, 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, राइट। तो मैं रब कर रही हूँ, नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट के पास होगी। और ये क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट उसको इमीडिएटली पे करना है, राइट। तो इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट होगा और अभी उसका पेमेंट हो जाएगा और नया बिल सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पे बनेगा। दैट मीन्स 1,06,000 पे ही नया बिल रिसीवेबल बनेगा। इंटरेस्ट तो अभी दे देगा वो प्रीतम, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट, 4 दिसंबर को ही रहेगा, ये भी सब उसी दिन हो रहा है, 4 दिसंबर 2016 को। तो ये इंटरेस्ट विजय के लिए इनकम हो जाएगी, राइट। इंटरेस्ट मिलेगा विजय को, तो ये विजय के लिए वो इनकम हो जाएगी। तो कितना, पहले प्रीतम को उतने अमाउंट से अपने को डेबिट करना पड़ेगा, प्रीतम ड्यू करना पड़ेगा इंटरेस्ट, देन मिलेगा ना। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम, सो इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड। क्या अमाउंट रहेगा, बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट 9% ड्यू। ठीक है, अमाउंट क्या रहेगा, ये अमाउंट रहेगा 1,06,000 पे 9% फॉर 2 मंथ्स। ओके, लगा तो आप यहाँ पे लिख लो 1,06,000 पे 9% से 2 मंथ्स के लिए, ठीक है, राइट। क्या आता है ये 1,590, तो ये इंटरेस्ट हो गया अपना ड्यू। रिन्यूअल का कंडीशन क्या है कि प्रीतम ने इंटरेस्ट इमीडिएटली पे करना है। नाउ ऑन 4 दिसंबर 2016 बिल रिन्यू होगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्यों कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट का पेमेंट तुरंत दे रहा है, तो कैश मिल रही है विजय को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट, राइट। और ओरिजिनल बिल कितने का है, उतने का अमाउंट का नया बिल बन जाएगा। नाउ इन सच केस 1,07,590 प्रीतम का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बीइंग रिन्यूड बिल इशूड, ठीक
ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अब ये कितने महीने के लिए है? 2 मंथ्स के लिए, मतलब जनवरी फरवरी। इसका ड्यू डेट क्या रहेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या रहेगा? 4 दिसंबर से 4 जनवरी, 4 जनवरी से 4 फेब। ड्यू डेट रहेगा 4 फेब, बट ये मैच्योरिटी डेट कब रहेगा? 7th ऑफ फेब को, राइट? 3 ग्रेस डेज ऐड करने हैं, तो 7th फेब को इसका मैच्योरिटी डेट आएगा। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इट इज पेड बाय मिस्टर प्रीतम। सो एंट्री क्या रहेगी? ठीक है, यहीं पे लिख रही हूँ 7th, नहीं ठीक है ना, ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, 7th ऑफ फेब को, 7 फेब 2017 को पूरा अमाउंट मिल गया प्रीतम से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अकाउंट कितना? 1,06,000, राइट? बीइंग बिल ऑनर्ड एट मैच्योरिटी। सेकेंड केस में भी ऐसा नहीं बोला हुआ था कि एंडोर्स किया है या डिस्काउंटिंग करवाया है। सो नॉर्मल अपन अज्यूम करेंगे कि विजय ने वो बिल अपने पास ही होल्ड करके रखा था, एंड दस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही रिसीव्ड द कैश ऑफ 1,06,000 एंड बिल्स रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड फॉर 1,06,000। क्लियर है? ये हो गया इन द बुक्स ऑफ विजय। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, नहीं हुआ है तो पॉज करके कर लीजिए। नाउ इन द बुक्स ऑफ प्रीतम ऑल्सो वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। बहुत सिंपल है, ऐसे ही, ठीक है? फॉर्मेट बना लीजिए इन द बुक्स ऑफ प्रीतम के लिए। मेरे पास ऑलरेडी है फॉर्मेट, आई हैव दैट बेनिफिट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हो गया? सबका फॉर्मेट बन गया? यस। ठीक है, फर्स्ट एंट्री उसने परचेज, प्रीतम ने क्या किया था? परचेज किया था 1 सितंबर 2016 को। क्या किया था? परचेज किया था गुड्स। फ्रॉम whom? फ्रॉम विजय इन द बुक्स ऑफ मिस्टर प्रीतम। नाउ एग्जैक्टली अपोजिट एंट्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री परचेज की on 1 September 2016, purchase account debit to Mr. Vijay account। विजय क्रेडिटर है, उसके लिए उसने क्रेडिट पे परचेज किया है, तभी तो बिल इशू हुआ है। ठीक है, तो बीइंग परचेज मेड, राइट? हो गया फर्स्ट एंट्री। देन ऑन द सेम डेट he issued the bill, Vijay issued the bill and Preetham accepted the same. So on the 1st September he will create a liability in as a bill payable। ठीक है, तो Mr. Vijay will be debited, Mr. Vijay account debit, कितना? पूरे अमाउंट का बिल पेएबल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, तो टू बिल
साथ में लिखते चलिए। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। समझ में आ रहा है ना? जिसको अगर थोड़ा कंफ्यूजन है, नहीं समझ रहा है, तो पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ वो देख लीजिए, फिर आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है? नाउ at the time of maturity he is unable to clear the bill payable, to clear the liability towards the bills payable of 1,06,000. So he requested for what? Renewal of a bill. At the time of renewal we have to cancel this original liability and to create a new liability, right? और रिन्यूअल के वक्त और एक चीज़ होती है जो इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट विजय के लिए तो इनकम था क्योंकि उसे वो मिला था, बट प्रीतम के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि उसे वो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा फॉर ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो सबसे पहले तो ओरिजिनल बिल कैंसिल करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा एंड देन फिर नया बिल इशू होगा। यही है उसका प्रोसीजर, राइट? अपन ने विजय के बुक्स में भी वैसे ही किया था, तो प्रीतम के बुक्स में भी वैसा ही करेंगे, राइट? पहले ओरिजिनल बिल कैंसिल करो, कब? ऑन 4th December 2016 at the time of maturity date of original bill। 4th December 2016 को ओरिजिनल बिल कैंसिल होगा। मतलब क्या होगा कि बिल पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू मिस्टर विजय जो क्रेडिटर थे वो फिर से खड़े हो जाएंगे टू विजय अकाउंट 1,06,000 being bill cancelled for renewal, right? Now what is the amount of interest which Preetham has to pay to the Vijay for extended period of time? 9% per annum at the for 2 months on 1,06,000। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसको पेमेंट करना है वो चीज का। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट, टू मिस्टर विजय अकाउंट, राइट? That is 1590 being interest at the rate 9% for 2 months, ठीक है? ये हो गया। अभी नया बिल इशू होगा, नया बिल विजय इशू करेगा 2 मंथ्स के लिए और प्रीतम एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स बिल पेएबल फिर से आएगा और कितने अमाउंट के लिए आएगा? ओनली ओरिजिनल अमाउंट। क्यों? क्योंकि रिन्यूअल की कंडीशन क्या है? इंटरेस्ट अमाउंट इमीडिएटली प्रीतम को पे करना है। तो 4th December को ही नया बिल जब इशू होगा तो मिस्टर विजय का अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, विजय अकाउंट डेबिट कितने से? 1,07,590, जिसमें से टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है, कितनी जा रही है, उसको इमीडिएटली कितना पेमेंट करना है इंटरेस्ट अमाउंट का, तो ये आ जाएगा 1590। टू बैलेंस का नया बिल बन गया, टू बिल पेएबल अकाउंट। उधर विजय के बुक में भी जो न्यू रिन्यूड बिल था वो कितने अमाउंट का बना था? 1,06,000 का। इधर भी सेम चीज होगी, बिल पेएबल बनेगा 1,06,000 का। बीइंग
लिख लीजिए। नाउ हो गया, पॉज करके लिख लीजिए वरना। नाउ जैसे उधर 2 महीने के बाद प्रीतम ने पेमेंट कर दिया, ऑनर कर दिया, जो रिन्यूड बिल बनाया था उसका ऑनर हो चुका 2 महीने बाद, मतलब कब, 4 दिसंबर से 2 महीने बाद कब आता है, 4 फेब प्लस 3 ग्रेस डेज, ठीक है। तो 7 फेब 2017 को पेमेंट हो गया, बिल पेबल, लाइबिलिटी क्लियर हो गई, स्ट्राइक ऑफ करनी पड़ेगी, मतलब डेबिट हो जाएगी लाइबिलिटी टू कैश व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, कितना, पूरा 1,06,000, और ये हो गया ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रीतम एंड विजय एंड बिल पेड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इलस्ट्रेशन, यहाँ आपका खत्म। बहुत सिंपल था, बस दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करने थे जो अपन कर चुके। ठीक है, नाउ हो गया सबका, नहीं तो पॉज करके लिख लो। नाउ सेकेंड इलस्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल का ही सेकेंड इलस्ट्रेशन बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, चलो पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2016 अंकिता सेल्स गुड्स for rupees 5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. ठीक है, Bhavika accepts it and return it to Ankita. On 1st March 2016 बिल कब इशू किया है, 1 जनवरी 2016, कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। डेट ऑफ बिल ये लिखो, हाँ, डेट ऑफ बिल 1 जनवरी, 1 जनवरी को ये नो, हाँ, 1 जनवरी 2016, पीरियड 3 मंथ्स, ड्यू डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट ऑफ बिल इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 जनवरी से 3 महीने के लिए, मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, दैट इज 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2016, राइट। ये हो गया ड्यू डेट, नॉट अ मैच्योरिटी डेट, रिमेंबर, ड्यू डेट हो गया। देन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेज, तो मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी, 4 अप्रैल 2016, राइट। ये हो गया 4 अप्रैल 2016। नाउ वो क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 मार्च 2016 भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम, मतलब उसने 1 महीना पहले बिल पे कर दिया, तो पेमेंट की डेट क्या है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बिल क्या रहेगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बिल क्या है, 1 मार्च 2016, तो उसको रिबेट देना पड़ेगा, कितना, 12% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ कितना, 1 महीना, क्योंकि ड्यू डेट क्या थी, 1 अप्रैल,
उसने कब पेमेंट किया? 1 मार्च, एग्जैक्टली 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट. सो रीबेट कितना मिलेगा? 12% पर एनम फॉर 1 मंथ, दैट इज 1% फॉर द 1 मंथ, दैट इज 5 लाख पे 1%, 5,000 रुपीज का उसको रीबेट देना पड़ेगा. किसको? अंकिता को. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. वो अगर लिखा नहीं था तो वो पॉज करके लिख लो. हाँ, वो हर इल्यूस्ट्रेशन के पहले ये 4 चीजें लिख देना, मतलब ताकि आपको जब आप जर्नल एंट्रीज करो तो आपको इजी रहे. ठीक है. नाउ इन द बुक्स ऑफ अंकिता, फॉर्मेट बना लो. ठीक है. इन द बुक्स ऑफ अंकिता, मैं अभी कॉलम नहीं डाल रही हूँ बट मैं वही फॉर्मेट में लिखूंगी, आप फॉर्मेट बना के लिखो. ठीक है. क्या हुआ? 1 जनवरी 2016 को सेल हुआ, तो 1 जनवरी 2016 किसको सेल किया? भाविका. तो भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना अमाउंट है? 5 लाख रुपीज. ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है आपकी. नाउ ऑन द सेम डेट Ankita issued the bill of exchange and Bhavika also accepted the bill. So what will be the journal entry on 1st January 2016? बिल रिसीवेबल रहेगा क्योंकि ड्रॉवर कौन है? अंकिता. ड्रॉवर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल रिसीवेबल, असेट होता है, उसको मिलने वाला है पैसा. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका. कितना अमाउंट का? 5 lakhs. ठीक है. ये हो गया, बिल इशू हो गया. नाउ साथ में लिखते चलो. फिर क्या हुआ? 1 मार्च 2016 को रिटायर करना है उसको बिल. रिटायरमेंट मतलब प्री मैच्योर्ड करना है. तो प्री मैच्योर करना है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा, दैट मीन्स डिस्काउंट देना पड़ेगा. किसको? अंकिता को देना पड़ेगा भाविका को. राइट. तो ऑन 1 मार्च 2016 को कितना डिस्काउंट देना है? एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 month ऑन 5 लाख रुपीज. तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा अंकिता को, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया. रीबेट अंकिता को देना पड़ेगा प्री मैच्योर पेमेंट के लिए. तो रीबेट ये कभी भी दे क्रेडिटर के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है. राइट. प्री मैच्योर पेमेंट क्रेडिटर अगर उसको, डेटर अगर उसको प्री मैच्योर पेमेंट कर रहा है तो उसका लॉस है उसमें, क्योंकि उसको रिबेट देना पड़ेगा, उसको कम अमाउंट मिलेगा. इन दैट केस रिबेट अकाउंट इज डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. राइट. रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल मैच्योर्ड हो रहा है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा. टोटल बिल रिसीवेबल कितने अमाउंट का है? 5 लाख रुपीज का. Now, how much rebate Ankita is giving to Bhavika? 5 lakh rupees पे 12% के हिसाब से 1 month के लिए कितना हो गया ये? 5,000. तो 5,000 तो rebate चला गया. Then balance amount has to be paid by Bhavika, that is 4,95,000, and the transaction will be closed down. Okay, understand? देख लो एक बार. नरेशन लिखते चलो. हाँ. being sale made, being bill receivable, bill of exchange issued, being bill retired, and rebate at the rate 12% per annum for 1 month given. पॉज करके लिख लो अगर नहीं हुआ है तो. Now
In the books of Bhavika, what will be the journal entries? अब भाविका ने प्री मैच्योर पेमेंट किया है, 1 महीना पहले ही पैसा दिया है, तो उसको तो कुछ फायदा होना चाहिए, मतलब उसको रिबेट मिलेगा. तो in the books of Bhavika, rebate will be considered as an income. ओके, पहले तो अपन बिल इशू से परचेज की और बिल इशू की एंट्री कर लेते हैं. इन द बुक्स ऑफ भाविका, पहले परचेज किया उसने, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता अकाउंट. अंकिता बन गई क्रेडिटर इन द बुक्स ऑफ भाविका. ये हो गया आपका जर्नल, नॉर्मल रेगुलर जर्नल एंट्री. नाउ सेकेंड, ही Bhavika accepted the bill of exchange issued by the Ankita on the same day. So what will be the journal entry? Ankita account हो जाएगा डेबिट, अंकिता अकाउंट डेबिट, और नई लाइबिलिटी कौन सी क्रिएट होगी? बिल पेएबल टू बिल पेएबल अकाउंट. राइट, कितना? 5 लाख रुपीज. बीइंग बिल एक्सेप्टेड, नरेशन लिखते चलो. हाँ, क्या? बीइंग बिल एक्सेप्टेड. On 1st March, Bhavika went to Ankita and asked her to premature payment and give her rebate of 12% per annum for the 1 month. That is 5,000 rupees. We have already calculated that. So, on 1st March, what will be the journal entry? First of all, bill payable liability clear हो रही है, मतलब bill payable account डेबिट हो जाएगा. कितने से? पूरा लाइबिलिटी क्लियर हो रहा है, तो 5 लाख रुपीज से. 2, रीबेट अकाउंट. रीबेट, इसको डिस्काउंट मिल रहा है, इसका इनकम हो रहा है, इसने प्री मैच्योर पेमेंट किया इसलिए इसको डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज रीबेट मिलेगा, तो इसलिए वो क्रेडिट होगा. क्रेडिट ऑल इनकम्स. ठीक है, तो टू रीबेट अकाउंट कितना कैलकुलेट किया था? 5,000. और 2, पेमेंट कितना करना पड़ेगा? बैलेंस अमाउंट शी हैज टू पे, देन विच इज 4,95,000. ठीक है, बीइंग बिल पेड एंड रीबेट रिसीव्ड ठीक है, ये हो गया आपका भाविका के बुक्स में जर्नल एंट्री. ठीक है, सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए. वरना पॉज करके कर लीजिए. थर्ड इलस्ट्रेशन, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. अगर अपन ने वो बेसिक जर्नल एंट्रीज वाला लास्ट लेक्चर वाला पार्ट आपने अगर ध्यान से सुना है, देखा है और अभी रिवाइज करके बैठ रहे हैं उसको, तो ये वाला इलस्ट्रेशंस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सारा बेसिक ही चल रहा है. ओके, नाउ कितना? थर्ड इलस्ट्रेशन. चलो पढ़ते हैं. Journalize the following transaction in K. Katrak's book. तो सबसे पहले तो in the books of K. Katrak's. In the books of K. Katrak. Right? Now, first transaction क्या दे रहे हैं वो? Katrak's acceptance to Basu for 2,500 discharged by the cash payment of rupees 1,000 and a new bill for the balance plus
₹50 फॉर इंटरेस्ट। के कात्रक ने एक एक्सेप्टेंस किया है, मतलब क्या किया है, इसके लिए इसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब इसके लिए वो बिल पेएबल है, राइट। जो बिल एक्सेप्ट करता है और जो प्रॉमिसरी नोट इशू करता है उसके लिए वो क्या होता है, बिल पेएबल। तो बिल पेएबल इसने एक्सेप्ट किया है 2500 का, किया हुआ था। अब वो डिस्चार्ज हो रहा है, कैसे डिस्चार्ज कर रहा है, बाय कैश पेमेंट ऑफ ₹1000 एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस ₹50 इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट इसको लग रहा है वो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि ये इसका लाइबिलिटी है पे करना और इसको एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इसके लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इन सच अ केस यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री फॉर अ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। क्या है, पहले तो वो ओरिजिनल बिल पेबल जो 2500 का उसने एक्सेप्ट किया था वो डिस्चार्ज करना है, मतलब लाइबिलिटी 2500 की स्ट्राइक ऑफ करनी है। तो लाइबिलिटी स्ट्राइक ऑफ करनी है मतलब डेबिट होगा, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो वो अगर स्ट्राइक ऑफ करनी है तो वो हो जाएगी डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कितने से, पूरा अमाउंट 2500। और कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, बाय कैश पेमेंट ऑफ ₹1000, तो लिख डाल दो टू क्रेडिट टू कैश अकाउंट फॉर 1000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 1000 टू व्हाट, न्यू बिल्स बन रहा है, नया बिल बन रहा है, कितने अमाउंट के लिए, बैलेंस अमाउंट प्लस ₹50 इंटरेस्ट। अब बैलेंस कितना है 1500 प्लस ₹50 इंटरेस्ट, मतलब नया बिल पेएबल कितने का बन रहा है, टू बिल पेएबल अकाउंट 1550, राइट। 1500 बैलेंस अमाउंट प्लस ₹50 इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इसका एक्सपेंस है, राइट, इसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए। तो मैं ये नीचे लिखती हूँ, टू कैश अकाउंट 1000 और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करूँगी क्योंकि इंटरेस्ट इसका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एंट्री टैली हो गई, हाँ हो गई, देख लो, समझ लो, सिंपल है बहुत, ठीक है। ओरिजिनल बिल कैंसिल हो गया, मतलब वो डिस्चार्ज हो गया, तो वो उसको डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी क्लियर की तो डेबिट किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस है बोल के ₹50 डेबिट कर दिए। देन बिल पेएबल, नया बिल कितने का बना, बैलेंस अमाउंट, मतलब कैश पे हुई है ₹1000 की, तो नया बिल कितने का बना, बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, मतलब 2500 में से ₹1000 तो कैश पेमेंट हो चुका, बैलेंस कितना बचा 1500 प्लस इंटरेस्ट कितना लगा रहा है ₹50, तो नया बिल कितने का बनेगा 1550, हो गया। नरेशन लिख डालना, being bill payable to Basu discharged by cash payment of 1000 and a new bill of 1550 including ₹50 as interest। ये पूरा आप नरेशन में लिख रहे हो, ठीक है। नाउ हो गया, come to the second transaction, G Gupta's acceptance for ₹4000 which was endorsed by Katrak to M. Mehta was dishonored. Mehta paid ₹20 noting charges, bill withdrawn against check। समझा नहीं समझा? क्या हुआ है, सबसे पहले तो के कात्रक ने एक बिल इशू किया था, किसको ऑर्डर किया था वो बिल, जी गुप्ता को, 4000 का, जिसका एक्सेप्टेंस भी जी गुप्ता से मिल चुका था। वो एक्सेप्टेंस मिलने के बाद के कात्रक ने वो बिल किसको एंडोर्स कर दिया, एम मेहता को।
टू क्लियर हिज ओन ड्यूज। ठीक है, तो एम मेहता ने अपनी लाइबिलिटी टूवर्ड्स के कात्रक ने अपनी लाइबिलिटी टूवर्ड्स एम मेहता कैसे क्लियर की, उसको बिल एंडोर्स करके। ठीक है, तो बिल अभी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इट बिकम्स डिसऑनर्ड। ठीक है, तो डिसऑनर्ड हुआ, तो डिसऑनर्ड होने पे नोटिंग चार्जेस लगते हैं, अपन ने देखा था। तो वो जो 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस लगे वो किसने पे किया है, होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज एम मेहता। एम मेहता के पास था ना वो बिल। तो अभी एम मेहता तो पूरा 4000 प्लस 20 रुपीज किससे कलेक्ट करेगा, वो किससे रिकवर करेगा, के कात्रक से। और के कात्रक किससे रिकवर करेगा, दैट इज जी गुप्ता, एक्सेप्टर ऑफ द बिल। ठीक है, समझा। जैसे अपने केस में हुआ था, ए ने बी को इशू किया था, देन ए हैज एंडोर्स्ड बिल टू सी, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी it becomes dishonor, then C recover the amount from A and A recover the amount from B. So entry क्या रहेगी, सबसे पहले तो अभी एम गुप्ता के कात्रक से कितना अमाउंट रिकवर करेगा, ओरिजिनल बिल का अमाउंट प्लस उसने नोटिंग चार्जेस जो पे किए वो। तो एम मेहता को कितने पैसे देने हैं, 4000 प्लस 20 रुपीज। तो पैसे देने हैं मतलब लाइबिलिटी है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टू एम मेहता अकाउंट, कितना, 4020 रुपीज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। राइट नाउ ये अमाउंट के कात्रक किससे कलेक्ट करेगा, जी गुप्ता से, क्योंकि एट द एंड नोटिंग चार्जेस की लाइबिलिटी किसकी होती है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर ऑफ बिल, दैट इज जी गुप्ता। जी गुप्ता ने पेमेंट नहीं किया इसलिए डिसऑनर हुआ। तो जी गुप्ता से अभी 4000 प्लस 20 दोनों अमाउंट के कात्रक रिकवर करेगा। तो के कात्रक अकाउंट डेबिट वो फिर से डेटर बन जाएगा के कात्रक के बुक में, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट 4020 टू एम मेहता अकाउंट। समझा, बहुत सिंपल है। देन वो क्या बोल रहे हैं, उस बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। अभी एम मेहता को तो पेमेंट करना पड़ेगा ना तुरंत। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन में सेकेंड एंट्री क्या रहेगी, एम मेहता को पेमेंट करना पड़ेगा टोटल एम मेहता अकाउंट डेबिट 4020 टू बैंक अकाउंट 4020। एट द एंड के कात्रक ये अमाउंट जी गुप्ता से ही रिकवर करेगा, उसने डेटर उसके नाम पे डेबिट बैलेंस उतना दिख रहा है। ठीक है, सब नोट डाउन कर लो। हो गया। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, थर्ड ट्रांजैक्शन इसमें देख रहे हो आप, सब देखने को मिल रहा है। एंडोर्स किया था, फिर वो उसका ऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, रिबेट मिला, प्रीमैच्योर पेमेंट है, ये इलस्ट्रेशन में। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर ₹2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कात्रक फॉर ₹10 डिस्काउंट। मिस्टर कात्रक ने एक बिल इशू किया था, ऑर्डर दिया था डी दलाल को फॉर कितना अमाउंट का बिल था वो, 2000 का। अब डी दलाल उसका प्री मैच्योर पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं मिस्टर कात्रक, ₹10 का। अब ये डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब मिस्टर कात्रक के लिए बिल रिसीवेबल में से जो बिल रिसीवेबल था 2000 का, उसमें का 10 रुपीज़ कम आने वाला है, उनका वो लॉस है, तो अपन डिस्काउंट डेबिट करेंगे। ये तो क्लियर है, थर्ड ट्रांजैक्शन। और जो बिल रिसीवेबल था 2000 का वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो असेट अगर स्ट्राइक ऑफ करनी है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, राइट, कितना, पूरा जितने का बिल था 2000, राइट। अभी वो उसको डिस्काउंट दे रहा है 10 रुपीज़ का, मिस्टर कात्रक डिस्काउंट दे रहे हैं 10 रुपीज़ का, तो उनके लिए वो खर्चा हो गया। तो डिस्काउंट
अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 10 रुपीज एंड बैलेंस अमाउंट ही विल रिसीव्ड इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट 1990। ओके, क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? नाउ लास्ट ट्रांजैक्शन, कात्रक एक्सेप्टेंस टू पटेल, मतलब कात्रक ने एक्सेप्ट किया, उसके लिए क्या है? एक्सेप्ट किया है मतलब क्या है? बिल रिसीवेबल या बिल पेएबल? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के लिए वो लाइबिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट, तो बिल पेएबल, बिल पेएबल रहेगा उसके लिए। तो कात्रक एक्सेप्ट to Patel for 5,000 discharged by Patel. Modi's acceptance to Katrak for a similar amount. कैसा क्या हुआ है ये ट्रांजैक्शन में? एक बिल रिसीवेबल था 5,000 रुपीज का मिस्टर कात्रक के पास, किसने एक्सेप्ट किया हुआ था? मोदी ने एक्सेप्ट किया हुआ था। और एक बिल पेएबल था जो मिस्टर कात्रक ने एक्सेप्ट किया था, जो किसके पास था? मिस्टर पटेल के पास। तो अभी दोनों सेम अमाउंट के थे, उन्होंने दोनों को एक दूसरे को एंडोर्स कर दिया। दैट मीन्स एक बिल रिसीवेबल था जो स्ट्राइक ऑफ कर दिया बिल पेएबल से, या एक बिल पेएबल था जो लाइबिलिटी थी मिस्टर कात्रक की 5,000 की, जो 5,000 की ही बिल रिसीवेबल से पेमेंट किया, जिसका मतलब स्ट्राइक ऑफ किया, लाइबिलिटी नलीफाई की। तो इन सच केस बिल रिसीवेबल अकाउंट नहीं, सॉरी, लाइबिलिटी स्ट्राइक ऑफ की मतलब लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, जो जिसका बैलेंस क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से? 5,000 से। एंड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 5,000। ठीक है, एंडोर्समेंट हुआ है, नरेशन में लिख लो, बिल रिसीवेबल फ्रॉम मोदी, लिखो बिल रिसीवेबल फ्रॉम मोदी एंडोर्स टू पटेल, मैं भी लिख लेती हूँ, बीइंग बिल रिसीवेबल फ्रॉम मोदी endorsed to Patel in settlement of bill payable issued to him earlier, ठीक है? ये हो गया, यहाँ आपका खत्म हो गया इल्यूस्ट्रेशन 3। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। Now, next illustration number 4. Come to the illustration number 4, read करते हैं। On 1st January 2060, Vilas draws a bill of exchange for rupees 10,000 for due for payment after 3 months. Okay, on Eknath accepts the bill
sorry, Eknath accepts to this bill of exchange. On 4th March 2016, Eknath retires the bill of exchange at a discount of 12% per annum. Okay. You are asked to pass the journal entries in the books of Eknath. क्या हुआ है? 1 जनवरी 2016 ने विलास ने ड्रॉ किया है बिल एकनाथ पे फॉर ₹10,000. कितने पीरियड के लिए? 3 मंथ्स के लिए, और 3 मंथ्स के लिए इशू किया है. और ऑन 4th मार्च ही रिटायर्स द बिल विथ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम. तो अभी अपने को एकनाथ की बुक में एंट्रीज पास करनी है. हु इज एकनाथ? एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ड्रॉवर कौन है? विलास है. तो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एकनाथ. सो उसके लिए क्या रहेगा? वो बिल पेएबल. पहले तो अपन जो चीज लिखते हैं हमेशा वो लिखेंगे. ठीक है. इल्यूस्ट्रेशन. डेट ऑफ बिल क्या है? फर्स्ट जनवरी 2016. फर्स्ट जनवरी 2016. टर्म ऑफ बिल कितने पीरियड के लिए इशू किया है? 3 मंथ्स के लिए. राइट? 3 मंथ्स. ड्यू डेट क्या रहेगी? आफ्टर 3 मंथ्स. ड्यू डेट ऑफ बिल इज 1st April 2016. Feb, March, April. 1st April 2016. मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी इसकी? मैच्योरिटी डेट क्या होती है? ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेज, दैट इज 4th April 2016. ये हो गई 4 चीजें. राइट? बट उसने पेमेंट कब किया है? 4th मार्च को. तो अपन क्या लिखेंगे? पेमेंट डेट. पेमेंट डेट 4th मार्च 2016. एक महीना पहले पेमेंट किया है. राइट? प्री मैच्योर पेमेंट है. तो 4th मार्च 2016. रिबेट देना है, डिस्काउंट देना है उसको 12% पर एनम पे. इसका मतलब 1% ऑन ₹10,000, क्योंकि एक महीने का ही प्री पेमेंट है. हो गया? हो गया था ना? ठीक है, लिख लीजिए. लिख लीजिए. डन. नाउ कम टू द जर्नल एंट्रीज. किसके बुक्स में पास करनी है अपने को? एक्सेप्टर के बुक में. जो एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसके बुक में जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. इसने एक्सेप्ट किया है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय मिस्टर विलास ऑन 1st जनवरी 2016. फॉर्मेट बना लीजिए वो जर्नल एंट्रीज का एंड देन स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल पेएबल इशू हुआ है तो विलास अकाउंट डेबिट हो जाएगा. विलास अकाउंट इशूअर ड्रॉवर ऑफ बिल डेबिट एंड 2 बिल
एक्सेप्टेड, ठीक है। अब 4 मार्च को, मतलब उसकी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही वो पेमेंट कर दे रहा है, अपनी लाइबिलिटी क्लियर कर दे रहा है। नाउ इन दैट केस ऑन 4th March 2016 what will be the journal entries? He will receive the discount of 1%, मतलब 12% पर एनम है एक महीने के लिए, मतलब 1% हो गया 10,000 पे 1% 100 रुपीज। तो he will need to pay, he is required to pay only what, सबसे पहले टू डिस्काउंट अकाउंट, उसकी वो इनकम हो गई, उसको कम पे करना है, उसका प्रॉफिट हो गया उसमें, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 100 रुपीज टू कैश अकाउंट। डेबिट क्या होगा, लाइबिलिटी स्ट्राइक ऑफ हो रही है, कौन सी लाइबिलिटी, बिल पेएबल। लाइबिलिटी जब स्ट्राइक ऑफ होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बिल पेएबल की जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी वो स्ट्राइक ऑफ हो रही है, तो उसको डेबिट कर दिया पूरे अमाउंट से, ताकि पूरी लाइबिलिटी क्लियर हो रही है। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 100, नाउ ही हैज टू पे द बैलेंस अमाउंट दैट इज 9,900 रुपीज। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नरेशन में लिख देना, being retirement of acceptance, being bill retired before 1 month and interest allowed at 12% per annum. हो गया, यह हो गया आपका इल्यूस्ट्रेशन 4 खत्म। समझ गया, बहुत स्लो जा रहे हैं अपन, तो आई होप हर चीज क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल भी है, और ये क्यों सिंपल है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी बेसिक जर्नल एंट्रीज सारे, हर सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए थी वो सब देख चुके हैं। अभी बस पर्टिकुलर एंट्री कब लिंक करनी है इल्यूस्ट्रेशन के साथ वो देखना है, और अमाउंट्स जो इंटरेस्ट वगैरह है वो कैलकुलेशंस आपको देखने। नाउ without wasting time we will go for illustration 5. Illustration 5, on 1st January 2016 Vilas draws a bill of exchange for 10,000 due for a payment after 3 months on Eknath, right, same है, Eknath accepts to this bill of exchange, ठीक है। on 4th March 2016 Eknath retires the bill of exchange at a discount of 12% per annum. You are asked to show the journal entries in the books of Vilas. Same question है, बस पहले एकनाथ की बुक्स में बोले थे एंट्रीज, अभी विलास की बुक में, मतलब ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की बुक में एंट्रीज करने हैं। तो सबसे पहले तो अपन वो 4 चीजें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इलस्ट्रेशन 5, डेट ऑफ बिल क्या है, 1st January 2016, टर्म ऑफ बिल कितना है 3 months, राइट। नाउ ड्यू डेट क्या रहेगा फिर, 1st April 2016. I am talking about due date, not maturity date. Now maturity date of bill क्या रहेगा, ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेज, राइट। तो क्या रहेगा 4th April 2016। बट यहाँ क्या हुआ है, प्री मैच्योर्ड पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट डेट कब है, 4th of March 2016, एक महीना पहले पेमेंट हो चुका है, राइट।
लिख लीजिए, पॉज करके लिखिए वरना मैं बढ़ रही हूँ आगे, ठीक है ना। जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ विलास, विलास कौन है, ड्रॉवर, ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, right? On 1st January, he issued a bill which is also accepted by the Eknath. So, on 1st January, what will be the journal entries in the books of Vilas? ड्रॉवर के लिए वो क्या होती है, असेट, तो असेट क्रिएट हो गई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 टू मिस्टर एकनाथ, एकनाथ डेटर होगा इसके बुक में, तो उसका डेबिट बैलेंस था, जो बिल इशू करके क्लोज कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दिया, बीइंग बिल इशूड और ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन, ठीक है, ये हो गया एंट्री। नाउ मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल आने से पहले ही 4 मार्च को एकनाथ ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो 4 मार्च 2016 एकनाथ ने पेमेंट कर दिया, मतलब क्या, तो ये जो असेट थी वो अभी खत्म हो जाएगी ऑन 4 मार्च, तो असेट खत्म होगी, तो असेट को मैं क्या करूंगी, टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगी पूरा, टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 अकाउंट, ठीक है ना। प्री मैच्योर पेमेंट की वजह से विलास को उसको 12% पर एनम के हिसाब से एक महीने के लिए डिस्काउंट देना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्री मैच्योर पेमेंट कर रहा है, जो पैसा विलास को 3 महीने बाद मिलने वाला था वो उसको 2 महीने बाद ही मिल रहा है, मतलब 1 महीना पहले मिल रहा है, तो उसका लॉस होगा, उसको पहले 10,000 मिलने वाला था, अभी जल्दी मिल रहा है तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो इन दैट केस डिस्काउंट इज द एक्सपेंस फॉर मिस्टर विलास, तो विलास के बुक्स में डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना 100 रुपीज, क्योंकि क्या है 12% 10,000 पे 12% के हिसाब से एक महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक ही महीना पहले पेमेंट हुआ है, 4 मार्च को हुआ है, और अपनी मैच्योरिटी डेट क्या थी 4 अप्रैल, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100, नाउ बैलेंस अमाउंट ही विल रिसीव इन कैश, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट फॉर 9,900, हो गया, बहुत सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। नाउ एक कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है छोटा सा, इंसॉल्वेंसी, वो अपन देखेंगे, ठीक है, इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी कब आती है, जब नॉर्मल टर्म्स में अगर आपने पढ़े होंगे तो व्हेन द पर्सन्स लायबिलिटीज आर मोर देन हिज डेट्स, तो the person is considered as, and he is unable to pay his dues, he is unable to pay his liabilities, so that situation में वो person को क्या बोलते हैं कि insolvent हो गया, क्या दिया है आपके नोट्स में, आइए पेज नंबर 6.14 पे इल्यूस्ट्रेशन 5th के बाद, ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन 5th के बाद इंसॉल्वेंसी का कंसेप्ट है वो देखते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन मीन्स दैट ही इज अनेबल टू पे हिज लाइबिलिटीज, करेक्ट, दिस मीन्स दैट बिल एक्सेप्टेड बाय हिम विल बी एंडोर्स्ड, विल बी डिसऑनर्ड, सॉरी, जब बिल एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्टर के लिए वो क्या हो जाता है, लाइबिलिटी, दैट इज बिल्स पेएबल, अगर
कोई इंसान उसके लाइबिलिटीज नहीं पे कर सकता, दैट मीन्स द बिल्स पेएबल जो उसकी लाइबिलिटीज थे वो डिसऑनर्ड हो जाएंगे, वो पे नहीं कर सकता अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो therefore when it is known that a person has become insolvent, entry for dishonor of his acceptance must be passed. अगर डिक्लेयर हो चुका है कि पर्टिकुलर पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसके बुक्स में जितने भी बिल्स पेएबल है वो सारे डिसऑनर हो जाएंगे, ठीक है, और वो फिर से क्रेडिट एज अ इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर ही विल स्टैंड एज अ डेटर, बिल्स पेएबल वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है, तो जो डिसऑनर पे एंट्री होती है वही एंट्री पास करनी पड़ेगी. देन ऑफिस एक्सेप्टेंस मस्ट बी पास. आगे क्या है, later on something may be received from his estate when and if an amount is received, when and if an amount anything whichever is received, cash account will be debit and the personal account of the debtor will be credited. वो एज अ डेटर खड़ा कर देंगे, बिल पेएबल हटा के मतलब बिल कैंसिल करके डिसऑनर की एंट्री करके उसको फिर से क्रेडिटर के बुक में एज ए डेटर खड़ा कर देंगे और जो भी अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट उसके स्टेट के सेटलमेंट से मिलेगा वो अमाउंट कैश को डेबिट करके उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. देन द रिमेनिंग अमाउंट विल बी इररिकवरेबल एंड देयरफॉर शुड बी रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स. बचे हुआ अमाउंट तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो इंसान इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो बैड डेट्स को ट्रांसफर हो जाएगा. द स्टूडेंट शुड बी केयरफुल टू कैलकुलेट द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम एन इंसॉल्वेंट estate and amount to be written off only after preparing his account. ये आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे कि उसके estate में से एक्चुअली कितना अमाउंट मिला है और कितना अपने को बैड डेट्स को ट्रांसफर करना है, ठीक है. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी ऑफ द बिल द अमाउंट नॉट अल्टीमेटली पेड. किसकी बुक में, मतलब जो इंसान ने एक्सेप्ट किया है बिल, मतलब जो खुद इंसॉल्वेंट हो चुका है उसके बिल में उसके बुक्स में जो पेमेंट जो पार्ट ऑफ द पेमेंट नहीं किया है दैट अल्टीमेटली ट्रांसफर टू व्हाट डेफिशिएंसीज अकाउंट. ये आप सीखोगे जब इंसॉल्वेंसी का पूरा चैप्टर है वो देखोगे तो डेफिशिएंसी अकाउंट एक अलग होता है, उसमें ट्रांसफ़र कर देना है अगर कुछ बैलेंस पेमेंट बिल पेएबल में का बाकी है तो, ठीक है, समझा. अभी एक इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ना तो इजीली समझ जाएगा, ठीक है. नाउ कम टू द सिक्स्थ इलिस्ट्रेशन, मे बी लास्ट फॉर द दिस लेक्चर. कम टू द सिक्स्थ इलिस्ट्रेशन. मिस्टर डेविड, एक सेकेंड ना, इलिस्ट्रेशन नंबर 6. लेट्स स्टार्ट. लास्ट है ये, इसके बाद रुकते हैं. मिस्टर डेविड ड्रॉज 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1st January 2016 फॉर ₹60,000 and ₹10,000. The bill of exchange for ₹6,000 is for 2 months, while the bill of exchange for ₹10,000 is for 3 months. 60,000 का बिल कितने के लिए था, 6,000 का बिल कितने पीरियड के लिए था, 2 मंथ्स के लिए, और 10,000 का बिल था 3 मंथ्स के लिए. दोनों उसने ड्रॉ किए थे, मतलब उसके लिए क्या था, बिल रिसीवेबल थे वो दोनों भी. ड्रॉवर के लिए क्या होता है, बिल रिसीवेबल. These bills are accepted by Mr. Thomas. किसके लिए इशू किए थे, थॉमस के लिए. मतलब थॉमस कौन हो गया, acceptor of the bill. That is in the books of Thomas that bills will be treated as a bills payable. Correct. Now on 4th March 2016 Mr. Thomas requests David to renew the first bill with the interest at 18% per annum. Renew करना है 4th March को for a period of 2 months, and Mr. David agrees to this proposal. On 20th March, Mr. Thomas retires his acceptance for ₹10,000 and the interest rebate, that is discount, premature payment है, interest rebate that is discount being ₹100.
बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, मतलब जो रिन्यू किया गया था बिल, उसके ड्यू डेट आने से पहले ही मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड, दैट इज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले दो बिल है अलग अलग, दोनों के एंट्रीज, दोनों का इफेक्ट अलग है, मतलब दोनों का पीरियड अलग है, दोनों का बाद में रिन्यूअल, एक रिन्यू हुआ है, एक मैच्योर हो चुका है, बाद में एक इंसॉल्वेंट भी हो गया. ठीक है, देखते हैं, कोई नहीं, इजी है. क्वेश्चन नंबर 6, बिल नंबर 1. बिल नंबर 1, एक सेकेंड, बिल 1 नहीं तो फर्स्ट बिल और ये है सेकेंड बिल. या अमाउंट ऑफ बिल क्या है? फर्स्ट बिल है 6000 रुपीज का. लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करो. हाँ, 6000 का. सेकेंड बिल कितना है? 10,000 का. टर्म कितना, डेट ऑफ इशू क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? डेट ऑफ इशू. डेट ऑफ बिल क्या है? दोनों एक ही दिन इशू किए गए हैं. ड्रॉ अ बिल ऑन 1 जनवरी 2016. 1 जनवरी 2016. 1 जनवरी 2016. नाउ टर्म कितना है? टर्म ऑफ अ बिल 6000 का जो है वो 2 मंथ्स के लिए. देखो आपके इलिस्ट्रेशन में है टर्म ऑफ अ बिल. 6000 का जो है वो 2 मंथ्स के लिए है और 10,000 का जो है वो 3 मंथ्स के लिए. राइट, वहां लिखा हुआ है 3 मंथ्स. देन दैट मीन्स ड्यू डेट क्या आएगी इसकी? ड्यू डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट, हाँ, 2 मंथ्स. 1 मार्च 2016 और इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? 1 अप्रैल 2016. ठीक है. नाउ मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट क्या है इसकी? 2nd, 3rd, 4th, 3 डेज ऐड करके क्या आएगा? 4th मार्च 2016 और इसका क्या आएगा? 4th अप्रैल 2016. नाउ पेमेंट डेट, ये कॉलम अगर आप बना लिए ना तो आपको जर्नल एंट्रीज के लिए बहुत इजी रहेगा. इसका तो पेमेंट हुआ ही नहीं क्योंकि ये रिन्यू हो गया. तो यहाँ पे डैश. बट इसका पेमेंट किया, कब किया? ऑन 20th March 2016 थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000. इसका पेमेंट उसने कब किया? प्री मैच्योर पेमेंट है 20th March 2016 को, जिसके लिए 100 रुपीज का उसको डिस्काउंट भी मिला. तो ये पहले पेमेंट हुआ है. ठीक है. नाउ एक चीज इसमें और ऐड कर लो, डेट ऑफ रिन्यूअल, क्योंकि ये बिल जो है 6000 का वो रिन्यू हुआ है. तो डेट ऑफ रिन्यूअल क्या है? डेट ऑफ रिन्यूअल कब उसने रिक्वेस्ट किया था? 4th मार्च 2016. वेट, मतलब ही उसने मैच्योरिटी पे ही रिक्वेस्ट किया. 4th मार्च 2016. ठीक है. फॉर द पीरियड ऑफ फर्दर 2 months. राइट, 2 months. ये हो गया, लिख लीजिए. हो गया, पॉज करके लिख लीजिए ना. अपन जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं.
सारा बेसिक डेटा आपके पास है कॉलम में. नाउ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड. हु इज डेविड? ड्रॉवर ऑफ बिल्स. ठीक है. ऑन 1 जनवरी जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बना लीजिए और स्टार्ट कीजिए जर्नल एंट्रीज लिखना. अगर नहीं हुआ है तो पॉज करिए और फिर लिखिए, साथ में चलिए. ठीक है. ऑन 1 जनवरी 2016 ही इशूड 2 बिल्स. तो बिल रिसीवेबल इसको अपन देंगे फर्स्ट. कितने का है वो? 6000. और बिल रिसीवेबल कितना? सेकेंड वाला कितने अमाउंट का है वो? 10,000. 2 किसको इशू किया है वो? मिस्टर थॉमस. 2 मिस्टर थॉमस अकाउंट 16,000. राइट. नरेशन में लिखना being bill drawn. being bills drawn. now फर्स्ट कब ये होने के बाद 4 मार्च को ये वाले बिल की मैच्योरिटी आ गई. ये 2 महीने के लिए ही था, तो ये वाले बिल की मैच्योरिटी आ गई. राइट. बट मैच्योरिटी पे उसने क्या किया? रिन्यू किया बिल. रिन्यू किया तो रिन्यू किया मतलब ओरिजिनल बिल कैंसिल करना पड़ेगा. दैट मीन्स ओरिजिनल बिल वी हैव टू कैंसिल ऑन 4th मार्च. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल. तो वो ओरिजिनल बिल है वो कैंसिल करना पड़ेगा. ये बिल का अभी तक कुछ नहीं हुआ है. ये 10,000 का जो है इसका मैच्योरिटी डेट कब का है? 4th अप्रैल. बट उसने प्री मैच्योर्ड पेमेंट किया है. बट कब किया है? वो भी 20 मार्च को. तो अभी 4th मार्च को उसका कुछ नहीं करना है अपने को. अभी बस ये 6,000 वाले का करना है. ये इसकी मैच्योरिटी डेट आ गई 4th मार्च को. और उस थॉमस ने मैच्योरिटी डेट पे क्या किया? रिक्वेस्ट किया रिन्यूअल का. तो रिन्यूअल होगा तो रिन्यूअल करने के लिए पहले अपने को डिसऑनर करना पड़ेगा ओरिजिनल बिल. तो थॉमस अकाउंट डेबिट हो जाएगा. थॉमस अकाउंट डेबिट हो जाएगा फिर से 6,000 के लिए. वो फिर से डेटर बन जाएगा अपना. और जो बिल रिसीवेबल था फर्स्ट वाला वो कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल करना है अगर कोई असेट को तो अपन उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो ये बिल रिसीवेबल जो फर्स्ट था वो हो जाएगा क्रेडिट 6,000 से. देन हो गया. नोट डाउन करो. नरेशन में लिखो बीइंग द रिवर्सल में एंट्री फॉर बिल नंबर 1 ऑन एग्रीड रिन्यूअल फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल. ठीक है. ये हो गया आपका 4th मार्च को एंट्री. राइट. नाउ रिन्यू करना है बिल तो इंटरेस्ट भी मिलेगा. क्या एग्रीमेंट हुआ है हम दोनों में कि 18% पर एनम से 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा. दैट मीन्स 6,000 पे 18% से कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए. तो कितना इंटरेस्ट होगा? ये कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे. ये होगा 180 रुपीज़ का इंटरेस्ट. ठीक है. तो उसको 180 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऐड करके नया बिल इशू करना है. करेक्ट ना? ऐसे ही बोला है ना. पहले जो रिन्यूअल का एग्जाम्पल अपन ने देखा था उसमें ऐसा कंडीशन था कि एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल इंटरेस्ट शुड बी पेड इमीडिएटली. तो इसलिए तब जो बिल बना था मतलब तब जो रिन्यूड बिल बना था वो जितना ओरिजिनल अमाउंट का बिल था उतना ही बना था. बट इन दिस केस वो क्या बोल रहे हैं? नया बिल बनेगा कितने अमाउंट का? ओरिजिनल अमाउंट प्लस 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे 2 महीने के लिए. दैट कम्स टू 180 रुपीज़. सो अब वो 180 रुपीज़ अपना हो गया इनकम. सो ऑन 4th मार्च we have to create our new asset in the name of bill receivable.
दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने सर? 6000 प्लस 180, इतना अमाउंट का बिल, नया बिल बनने वाला है 6180। 6000 प्लस 180 रुपीज का इंटरेस्ट। अब उसमें से 180 रुपीज का तो अपना इंटरेस्ट है जो कि इनकम हो गया अपना, अपने को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने वाला है रिन्यूअल की वजह से, इनकम हो गया इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 180 रुपीज एंड टू ये जो थॉमस डेटर बन गया था फिर से ये राइट ऑफ हो जाएगा टू थॉमस अकाउंट 6000। लिखो नरेशन में, बीइंग रिन्यूड बिल issued with the interest of 18% per annum for 2 months. हो गया? पॉज करके लिख लेना वरना। नाउ 4 मार्च के बाद 20, अब इसका तो मैच्योरिटी कब होगा? 4 मार्च को इशू हुआ है 2 महीने के लिए, तो इसका ड्यू डेट आएगा, ड्यू कब होगा ये? 4 मार्च, अप्रैल, मई, 4 मई 2016 को। और मैच्योरिटी डेट क्या रहेंगी? मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी इसकी? 7 मई 2016। मतलब इसका अभी तो कुछ नहीं करना है, इसके पहले जो 10,000 का ये जो बिल इशू किया था उसका पेमेंट कर रहा है, वो प्री मैच्योर पेमेंट कर रहा है। उसका ड्यू डेट क्या था? 4th, मैच्योरिटी डेट क्या था? सॉरी 4th अप्रैल, बट ही इज पेइंग, दैट इज थॉमस इज पेइंग ऑन 20th मार्च ओनली। तो ऑन 20th मार्च वी आर गोइंग टू रिसीव द सेकेंड बिल। तो 20th मार्च 2016 क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऑन 20th मार्च थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000 एंड ही विल रिसीव द डिस्काउंट ऑफ ₹100। अब प्री मैच्योर पेमेंट कर रहा है तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसको अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, अपन इन द सेंस मिस्टर डेविड अगर उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो मिस्टर डेविड के लिए वो खर्चा हो जाएगा। कितना दिया है उन्होंने? 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। तो इन दैट केस डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कितना? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। 2 बिल्स रिसीवेबल, लाइबिलिटी असेट खत्म हो जा रही है, अमाउंट उसके अगेंस्ट मिल जा रहा है। कितने की थी वो? सेकेंड वाला जो था उसको नाम ऐसे ही दिया था ना, 10,000 था। तो एट द एंड कैश में कितना अमाउंट मिल रहा है? बैलेंस अमाउंट, दैट इज 9,900। ठीक है? बीइंग सेकेंड बिल, लिखो नरेशन में, being amount received on retirement of second bill। ठीक है? now अब क्या हो गया? अभी तो वो 4th मई को होने वाला है, 7th मई को सॉरी मैच्योर्ड होने वाला है जो रिन्यूड बिल है, बट उसके पहले बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया और ओनली 50 पैसे इन अ रुपी। व्हाट डज इट मीन कि 1 रुपीज में 50 पैसे मिल रहे हैं, मतलब क्या? 50% अमाउंट ही रिकवर्ड होने वाला है। अभी अपने को उससे क्या रिकवर्ड होने वाला था? दैट 6,000 प्लस 180 रुपीज इंटरेस्ट जो अपन ने उसको चार्ज किया था रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए, तो टोटल क्या था? 6180। अभी 1 रुपी में 50 पैसे रिकवर होने वाले, दैट मीन्स 6180 में कितने रिकवर होने वाले हैं? 1 रुपी में 50 पैसे, मतलब 50%, दैट इज 50% ही रिकवर होने वाले। तो 6180 का 50% कितना होगा? 3090। इतना अमाउंट ही अपने को अभी उससे मिलेगा और बचा हुआ 3090 कहाँ ट्रांसफर करना होता है? जो अमाउंट रिकवरेबल नहीं है अभी
वो अमाउंट कहा जाता है बैड डेट्स में, ठीक है। सो डेट कोई ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो अपन यही डेट को कंटिन्यू करते हैं। ऑन 20th March 2016 कितना अमाउंट मिलने वाला है, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था। बैंक अकाउंट डेबिट 3090, बैड डेट्स अपना खर्चा है, लॉस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितना लॉस हुआ, 50% का लॉस हो गया अपना, तो 3090 डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जो थर्ड बिल रिसीवेबल अपन ने इशू किया था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला, अगर वहाँ पे थर्ड 6180 के वहाँ पे अगर थर्ड नाम नहीं दिया है तो ऐसा दे दीजिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6180, बिल रिसीवेबल हो गया खत्म, फाइनल सेटलमेंट पे मिला 3090 और लॉस हो गया अपना 3090 का, जो अपन ने बैड डेट्स को डेबिट कर दिया। देख लीजिए एक बार और नरेशन में लिख लीजिए, बी 50% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट एंड 50% ट्रांसफर टू बैड डेट्स। देख लीजिए एक बार एंट्री, सिंपल है, बहुत सिंपल है। बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, इंसॉल्वेंसी की वजह से ये हुआ है, देख रहे हो। इसमें अपने रिन्यूअल भी देखा, प्री मैच्योर मतलब रिटायरमेंट भी देखा, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, सब देख लिया अपन ने, सब कवर कर लिया। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, और दो बिल थे एक साथ, विच कैन क्रिएट कंफ्यूजन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। सो क्लियरली जाओ, पहले वो जो अपन टेबल बनाते हैं वैसा टेबल बनाते चलो, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वो टेबल से काफ़ी हेल्प होंगे, ठीक है। फाइन, नाउ इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हो गया है ना सबका लिखना, वरना एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है, डन। तो अभी के लिए अपन यहाँ रुकते हैं, अभी मे बी एक और लेक्चर लगेगा, अभी कुछ इलिस्ट्रेशंस बाकी है, वो इलिस्ट्रेशंस है और कुछ बीच बीच में ऐसे ही जैसे इंसॉल्वेंसी के वैसे छोटे छोटे टर्म्स है, वैसे टर्म्स कवर कर लेंगे, और बचे हुए इलिस्ट्रेशन भी जैसे आज अपन ने हर एक एंट्री सॉल्व की है यहीं पे साथ में, वैसे ही सॉल्व करेंगे, मतलब आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल साथ में रखिए, और आज जितना हुआ है हो सके तो नहीं कंपलसरी उतना रिवाइज करके आओ, मतलब आज के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, हो सकता है कल थोड़ा लेवल और बढ़े, तो आज रिवाइज करके आओ, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।